कि जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो जीवन भर टाइम नाम के विषय का महत्व कभी नहीं समझते। मैं बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस हूँ, पढ़ा हूँ और बहुत कर्जा ले चुका, धंधा पानी कर चुका हूँ। तुमने एक एक फाइल पर 15-15 दिन लेट करने से कितना चूना लग जाता है, इसका व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव लेता हूँ और बाकी कॉन्ट्रैक्टर को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। ओनली द प्रॉब्लम इज नॉट टेकिंग डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन। आपको जो लगता है वो लो ना, रिजेक्ट करना रिजेक्ट करो, पास करना पास करो। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि कोई भी फाइल 4 लेयर के ऊपर नहीं जाएगी। मैंने नोट बनाकर सेक्रेटरी को दिया, 4 लेयर पर दो, कितने लेयर है, जो करना है वो निर्णय करो। प्रॉब्लम टाइम इज द बिग प्रॉब्लम, और टाइम के कारण फिर लोगों को तकलीफ होती है। आपके डिसीजन क्या होता है इससे नहीं होती, और इसलिए इसका जब महत्व होता है जब अधिकारी संवेदनशील हो, दूसरों के व्यक्ति के भी पास जाकर उसके सुख दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जब मंत्री बना तो करीब 406 प्रोजेक्ट, 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे, बंद पड़े थे, और बैंकों में 3 लाख करोड़ का एनपीए हुआ था। मैं हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर ट्रांसपोर्ट वन में रोज रात को 12-12 बजे तक बैठता था, अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, बैंकर्स, और कुछ ना कुछ मुझे अक्सर लगता था कि पॉजिटिव एटीट्यूड, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट द वे आउट, सोल्यूशन निकालना चाहिए विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। तो मैं बहुत बार बैठता था, मतलब बैंक को बोलता तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, ये ऐसे रोक के क्यों कर, लोगों को भी तकलीफ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मुझे गालियाँ देते हैं। एक बार मैंने एक अधिकारी को कहा कि तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिखते रोड पर, गड्ढे भाई इतने, तो मैंने नियम बनाया कि रोड पर सब डेप्यूटी इंजीनियर सबका नाम लिखो कि ये रोड में गड्ढे है, तो मैं मेरा ही पुतला क्यों फूके, लोग आपका भी फूके। अगर आप लोग जब मेरे लिए करेंगे तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी है ना। मैं मजाक में उनको कहा कि आपका भी कल लोग आपको भी पूछेंगे, नहीं तो तुरंत कुछ हुआ तो लोग बोलते कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य के कवि थे, मेरे बहुत फेवरेट कवि थे, और आज भी मुझे कभी समय मिलता है तो मैं उनकी कविताएं सुनता हूँ। भोपाल के थे, और आपकी जो कविता है वो शरद जोशी जी की कविता को याद करने वाली बात है। बहुत अच्छा व्यंग्य करते थे। उनकी एक पोस्ट ऑफिस करके कविता है, एक उनकी कांग्रेस करके कविता है। पोस्ट ऑफिस कविता बहुत अच्छी थी। वो बोलते अगर अंग्रेज पोस्ट ऑफिस नहीं खोलते, अगर हम खोलते तो क्या होता। तो वो बोलते पहले एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस आता, आने के बाद काउंटर पे जाता, बोलता मुझे चिट्ठी लिखना है। तो उससे सवाल पूछा था क्यों लिखना है, आवश्यक है क्या, क्या कारण है, बहुत इमरजेंसी है क्या। फिर बड़े मुश्किल से वो परमिशन देकर एक चालान देता हाथ में, मैं चालान भरता। चालान भरने के बाद मैं ट्रेजरर के पास, कैशियर के पास जाता, उसको चालान जमा करता। चालान जमा करने का पता क्या है, क्यों चिट्ठी लिख रहे हो, अरे भाई चालान दिया। चालान देने के बाद वो मुझे पोस्ट कार्ड देता, मैं घर आता, चिट्ठी लिखता, और जब मैं पोस्ट ऑफिस के सामने लाल डिब्बे के सामने जाता तो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता, ए क्या कर रहा है, नहीं चिट्ठी डाल रहा हूँ, चल चाय पानी के पैसे ला। तो बोले मैं चिट्ठी डालता। डालने के बाद, चिट्ठी के बाद उसका जवाब आता, चिट्ठी वर्णन तो बहुत बड़ा है, और चिट्ठी आता, जवाब आता है, तो मुझे पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस में जवाब आया। तो मैं जाता, तो वो बोलता अच्छा जवाब आया है, पर तुम शरद जोशी हो, इसका मतलब क्या है, तुम ही हो क्या और कोई हो, जाओ पहले एफिडेविट करके लाओ कि मैं शरद जोशी हूँ और कोई नहीं हूँ, तब चिट्ठी तुमको मिलेगी। फिर वो एफिडेविट करता, एफिडेविट करके देता, और ऐसा करके उन्होंने आखिरी में वर्णन किया है कि वो चिट्ठी का जवाब लेकर मैं घर आता तो लोग बोलते क्या कहा जोशी जी की पहुंच है, चिट्ठी भी लिखी, जवाब भी आया, अरे इनका तो बहुत बड़ा लग है। वो प्रशासनिक पद्धति पर किया हुआ व्यंग्य है। सभी ऐसा है ऐसा भी नहीं है, पर वो जैसे मेटल जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे प्रशासन भी लोकाभिमुखता और संवेदनशीलता का गुड कंडक्टर होना चाहिए। और वो मोड़े जी कहे, इसलिए उनके पूरे किताब में एक लोकाभिमुख संवेदनशील अधिकारी का भावना
एक प्रकार से व्यक्त हुई, इसीलिए किताब महत्वपूर्ण है। और उनका जो अनुभव है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अनुभव से बहुत सीखने के लिए मिलता है। सीखने का पेटेंट किसी के पास नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी कार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी औकात की याद दिलाती है। जब मेरी जो कविता थी वो बड़े अच्छी लगती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपके जीवन में इन सब अनुभव के साथ आपका जो अनुभव आया, विदेशों में आया है, रशिया का अनुभव आपने आया, आप और इसमें लिखिए। मैं इस विषय पर बहुत कुछ थोड़ा बहुत, मैं इतना तो विद्वान नहीं हूँ और मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलता, पर साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, ये तीनों बातों में हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोगों ने काम किया है। एक समय समाजवादी और कम्युनिस्ट रहना एक गौरव का विषय रहता था। मैं चाइना में गया था, बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इनवाइट किया था। तो जब पूरा देखा मैं उनके पास, तो मैंने बोला ये सब लिबरल इकोनॉमी, नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो थे मंगोलियन वंश के, उन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट लाई, शंघाई बना, सब लिबरल इकोनॉमी थी। तो मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ लाल बावटा छोड़ के तो कुछ कम्युनिस्ट कुछ लगता है नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा हमें देश की प्रगति करनी है। तो समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, हमारे देश में समाजवादी पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी और स्वतंत्र पार्टी भी थी। और अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी जो थी वो भी आज दुनिया के सामने आई है। फिर भी दुनिया के इकोनॉमिक्स और फिलोसोफर ये कह रहे कि स्टिल हमें जवाब नहीं मिल रहा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कि जिससे हम कर सकते हैं। तो जो सबसे आखिरी व्यक्ति है उसकी प्रगति और विकास कर कर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो निश्चित रूप से कौन सा इकोनॉमिक मॉडल होगा, ये विश्व के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप जैसे लोगों को ये अनुभव मिला है कि रशिया में भी रहना है, तो मैं ये कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं निर्माण होगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं होगा तब तक इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं होगी। मैं कभी कभी मजाक में, मैंने एक बार हमारे एक बहुत बड़ा मिहान करके प्रोजेक्ट में, जो 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे पत्रकार ने कहा ऐसे क्यों कहते हो आप? अरे बोला उसके पैसे का छोड़ो, मेरे यहाँ के 5000 लोगों के हाथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब गाँव में मैं कहता हूँ किसानों को, मैं किसानों में काम करूँ, बोला अन्नदाता वगैरह मत बनो, ऊर्जादाता बनो, ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, इथेनॉल बनाओ। ये गेहूँ, चावल, मक्का लगा के कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तो बहुत से बार ऐसी चीज़ें हैं कि वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है अलग अलग देशों में, बहुत सीखने लायक है और देश में भी सीखने लायक है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, मैं बिल गेट से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक लोगों का, लता मंगेशकर से लेकर सबके मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो एक बार मेरे पत्नी से बात करते हुए मैंने कहा उनको, बहुत अनुभवी वाक्य, किसी के अपमानित करने का नहीं है, मैंने कहा जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझता था उतने ये बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था बिल्कुल ही, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे नहीं, वो बहुत बड़े हैं। मैं इलेक्शन में हमारे हिंगना तालुका में एक पारधी समाज की महिला को मैंने टिकट दिया था। तो मेरा आग्रह था कि उसको टिकट देना। सब पार्टी के लोग मुझे आकर कहे कि आपने दिया है तो हमें कुछ कहना नहीं है, पर यहाँ तो ट्राइबल कम्युनिटी में ये कम्युनिटी बहुत कम है, ये चुनाव नहीं जीता जाएगा। सब मेरे ओपिनियन के विरोध में थे और मैं उस महिला को टिकट देना चाहता था। तो मैंने थोड़ा सी गलती की, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिया और कहा कि काम को शुरू कर दो, उसको एश्योरेंस दे दिया। और बाद में जब ये सब लोग मेरे विरोध में गए, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरा स्वभाव था कि जब पंचों की राय, अब सभी लोग मेरे विरोध में हैं, तो मैंने कहा ठीक है बदल दो टिकट। तो मैं धर्म संकट में आया और मैंने उनको घर बुलाया और मैं लिटरली दारू की भट्टी
हाथ बट्टी चलाने वाली महिला थी। मुंडे साहब तब गृह मंत्री थे, हम गए थे तब उनके ऊपर अटैक हुआ था, उस समाज की थी। तो मैंने उनको बुलाया और उनको कहा कि देखिए मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपको कहा कि आप टिकट पक्का 10,000 रुपये ले जाओ, गाड़ी लगाओ और काम करो, पर अब परिस्थिति में ये टिकट बदलना पड़ रहा है, आपको फॉर्म नहीं भर पाएगी, मुझे बड़ा दुख है, मैं क्षमा मांगता हूँ। बोले भाऊ काहे की क्षमा मांग रहा हो, कुछ मत नहीं। तुरंत उसने पर्स निकाली, 6,850 रुपये तुरंत गिन कर मेरे पास दिए और कहा इतने पैसे मैंने खर्चा किए थे, पर आपने नहीं दिया टिकट, कोई चिंता मत करो, पर अपने पार्टी की जो भी उम्मीदवार होगा उसका मैं काम करूंगी। और पैसा वापस किया और मेरे आंखों में आंसू है, वो चली गई। पर जो बड़े बड़े उच्च विद्या विभूषी, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग होते, उनका टिकट कटने के बाद उनके घर में समझाने के लिए जाते तो कितनी गालियाँ और कितने श्राप देते और चुपचाप बैठ के सुनना पड़ता है। उसका मैंने बहुत अनुभव किया, अभी भी करना पड़ता है। कैसा मेरे ऊपर अन्याय हुआ, बड़े बड़े लोग होते हैं। वो महिला ने मुझे सिखाया कि सीखने के लिए गुणों का पेटेंट, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक है। और ये समझते हुए जब जीवन में ऐसे छोटे छोटे अनुभव से हमें सीखने के लिए मिलता है, वही हमारी जीवन की पूंजी होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस किताब में आपके अनुभव ने आपको बहुत सिखाया। आपके बचपन की माता पिता के और शिक्षकों के संस्कारों ने आपके साहित्य, कविताओं के बारे में रुचि निर्माण करके आपकी इस गुणवत्ता को बढ़ाया। और प्रशासकीय अनुभवों में संवेदनशीलता के कारण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपके अनुभव ने इस लेखन को और परिपक्व बनाया। तो यह आपका अनुभव निश्चित रूप से जो यंग जनरेशन है, जो प्रशासकीय सेवा में जाएगी, वो जो इसको पढ़ेंगे तो आपके अनुभव के कारण उनको काफ़ी उपयोग होगा। मैं वैसे भी आपके प्रति बहुत आदर और सम्मान रखता हूँ और इस किताब के निमित्त निश्चित रूप से इसका अनुवाद भी बहुत अच्छा हुआ है, अभी मैडम ने कहा और सच्चिदानंद जी ने भी कहा है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। और एक प्रशासकीय अच्छे अधिकारी का जो लोकाभिमुख है, संवेदनशील है, कवि है, साहित्यिक है और उसके साथ भी कार्य करने के साथ साथ इफ़िशिएंट भी है। यानी ऐसा नहीं है कि जो ईमानदार है वो इफ़िशिएंट नहीं है, वो इफ़िशिएंट है वो ईमानदार नहीं है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आते हैं, पर आपकी सभी बातों का संगम इसमें है। मैं आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।